आप सभी का एक बार फिर से कबीर क्लासेज 58 परिवार में स्वागत है। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 का मॉडल पेपर, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जारी किया है मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 10, और केवल जो बोर्ड परीक्षा 2021 इसी के लिए है। तो इसमें हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट का क्या करेंगे, मॉडल पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान पर। पहले हम देख लेते हैं इसके सामान्य निर्देशों को, यानी जनरल इंस्ट्रक्शन, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के लिए। पहला था मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए। दूसरा है कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया। अगला जो इसके पॉइंट है, उन सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। तीसरा पॉइंट है सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित है, यानी जो नया इन्होंने सिलेबस जारी किया उसके हिसाब से। प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पी, एक पंक्ति में उत्तर वाले, रिक्त स्थान पूर्ति, और लघु उत्तरात्मक प्रथम टाइप के, लघु उत्तरात्मक सेकंड टाइप के, और निबंधात्मक प्रश्नों का इसमें क्या किया गया, समावेश किया गया। इसके अलावा खंड 100 और द के प्रत्येक प्रश्न में एक एक तथा खंड ये के प्रत्येक प्रश्न में दो दो विकल्प दिए गए हैं। अगला हम देखेंगे पाठ्यक्रम में दिए गए कई बार अंक व अंक भार में 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड के प्रश्न पत्रों में क्या है, संभव है। ऐसे ध्यान रखना, इन्होंने कह दिया कि पाठ्यक्रम में दिए गए इकाई वार अंक और अंक जो अंक भार है उसमें 25% तक अंक भार में बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी इनको क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जो मार्किंग स्कीम है इनको 25% तक बदली जा सकती है, इनका इस प्रकार से कहना है। अब आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो परीक्षा का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र 2021, ये सामाजिक विज्ञान विषय का समय सवा 3 घंटे, पूर्णांक 80 वही है। पहले हम इनके सामान्य निर्देशांक देख ले तो परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे। इसके बाद देखते हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे, और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही लिखें। और प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही आपको क्या करना है, सही मानना। यानी इंग्लिश भाषा का प्रश्न आपका सही नहीं होगा, हिंदी भाषा के प्रश्न ही आपके क्या होंगे, सही होंगे। और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, अन्यथा जो मार्किंग में क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। अंक भार इन्होंने दिया है निम्न अनुसार, क्या है, अंक भार इन्होंने दिया है। और प्रश्न संख्या जो 20 से 28 में इन्होंने क्या दिया, आंतरिक विकल्प भी दिए हैं। तो खंड अ के अंदर आप देख सकते हो जो प्रश्नों की संख्या इन्होंने बता दी गई है, कितनी आएगी, प्रश्न संख्या 1, और 1 के अंदर भी इन्होंने क्या किया, 1 से लगाकर 10 प्रश्न दिए हैं, फिर 2 से 11 तक। तो खंड अ में इस प्रकार के, और इसके 20 अंक आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न से आपके कितने आएगा, 1 अंक आएगा। फिर खंड ब में कुल 8 प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या 12 से 19, और जो कुल अंक भार इनका 16 है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। खंड संख्या 6 में 20 से 23 नंबर के प्रश्न आएंगे, और ये कितने अंक के हैं, कितने प्रश्न आएंगे, कुल 4, और 16 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। और खंड द में आएंगे आपके 24 और 25 2 प्रश्न आएंगे, और ये 10 अंक के, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है, 5 अंक का। और खंड ई में आपके 26 से 28 यानी 3 प्रश्न आएंगे, 18 अंक के, प्रत्येक प्रश्न आपके कितने हैं, 6 अंक का। तो आपके जो प्रश्न संख्या 20 से 28 है उसमें आंतरिक विकल्प दिए गए, उनको ध्यान में रखना है। तो हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने खंड संख्या अ है, तो खंड संख्या अ को आपको ध्यान से देखना है। तो खंड संख्या अ के अंदर क्या है,
निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। और प्रत्येक प्रश्न कितना है? 1 अंक है। कुल 10 प्रश्न है और 10 अंक है। पहला है तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का आपका संस्थापक हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा प्रश्न अब हम देखेंगे, यदि आप गुप्तकालीन लौह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान पर जाएंगे? तो हमें पता है कि गुप्तकालीन लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसका थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो ये आपको भूगोल वाले क्वेश्चन में से आपको देना है कि इन दोनों को मिलाने वाली नहर कौन सी, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है? मिलाती है। इसके बाद अगला है भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो आपकी किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका भी आंसर आपको बताना है कि भाखड़ा जो नागल परियोजना है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर 2 प्रश्नों में बताया ना, वैसे आपको इनका क्या करना है, जवाब आपको आएगा तो उस टाइप से लिखना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो चारों में से आपको उत्तर देना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर अगला आपका है अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी में अनुवाद आपको इसमें देखना है कि हिंदी के अंदर इसका अनुवाद कब क्या होता है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी का अनुवाद क्या होता है वो आपको इसमें देना है। और अगला है लोकतंत्र देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है, ये कथन निम्न में से किस विद्वान का है? फिर अगला देखेंगे मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित थी? अगला है कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? कचरे को उपयोगी कच्चे माल के रूप में उपयोग करना क्या कहलाता है? अगला देखेंगे भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? इन सब का मैं सॉल्यूशन भी आपके सामने लेकर आऊँगा कुछ पार्ट्स के अंदर। अगला देखेंगे वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, है ना। ये भी 1-1 अंक है, लेकिन ये 1 लाइनर, वो ऑब्जेक्टिव थे। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? अगला आपके तीसरा है राज्यपाल किसकी इच्छा पर्यंत अपने पद पर रहता है? चौथा है भारत में राज्यों की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जो जनसंख्या उनका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान के किस नगर को सीमेंट नगरी भी कहा जाता है? अगला छठा है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? थोड़ी बार बार ये समस्या हो रही है इसे, एक तो पीडीएफ में। अगला स्वच्छ भारत ग्रामीण का उद्देश्य क्या है? 8वां देखेंगे लोकतंत्र के रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या आशय है? अगला 9वां देखें भारत में तिलहन उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, तो कौन से राज्य का प्रथम स्थान है वो लिखना है। ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था जिसने संचार की दुनिया में क्या ला दी? क्रांति ला दी। अगला बाजरा उत्पादन की दृष्टि से ये खाली जगह भरना है, तो है ना, तो इनके खाली जगह में जो भर देना है ना। तो इसमें बरसत जैसे देश में, है ना, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये कौन सा देश होगा उसका नाम लिखना है। आप सभी जानते ही हो वो तो वैसे तो। अगला अब है खंड ब, तो इसमें मौर्य काल में समारता के कार्य बताइए। अगला रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? अगला नकदी फसलें क्या है? कोई 2 नकदी फसलों को लिखिए, है ना। फिर अगला आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? अगला है भारत में आर्थिक नियोजन के कोई 2 उद्देश्य बताइए। अगला किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इससे नेक्स्ट है
लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। अगला, लोकसभा अध्यक्ष के 2 कार्य लिखिए। अब है आपका खंड स। तो खंड स में आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति 2000 की व्याख्या कीजिए, या फिर आपको भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख जो कारण हैं उन कारणों को आपको क्या करना है, बताना है। अगला है गरीबी निवारण के प्रमुख उपाय बताइए, या फिर इसके अथवा में आपको करना है बेरोजगारी के कोई 2 प्रकारों का संक्षेप में क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 22। एक उपभोक्ता के रूप में आप कौन कौन से कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, या फिर अथवा में आपको करना है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किस प्रकार सूचना प्राप्त करेंगे। फिर 23वां, भारत के राष्ट्रपति की विदाई संगतियों का वर्णन कीजिए। अथवा में भारत के प्रधानमंत्री के 4 प्रमुख कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। फिर खंड संख्या 10, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को क्या करना है, एकत्रित करना। भारत के 5 प्रमुख कोयला क्षेत्र, अथवा में भारत की 5 प्रमुख खनिज पेटियाँ, तो इनको करना है आपको अंकित। और या तो फिर ये कि जो मानचित्र भी अथवा में आएगा, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, है ना। या भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित करना है। कौन कौन से स्थान है, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, कानपुर, बनारस। या फिर आप कीजिए अमृतसर, बम्बई, जयपुर, गोरखपुर और कलकत्ता। ये बड़ी बात है इस बार, है ना। इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट करें। हमेशा मानचित्र का जो एक ही क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार इन्होंने जो सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है ना, तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई कि 2 मानचित्र के आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब आप इस बार इस हिसाब से आपके पास में गोल्डन चांस है कि आप इस बार बहुत अच्छे से आप नंबर क्या कर सकोगे, प्राप्त कर सकोगे, है ना। तो ये सारे वो प्रश्न संख्या थे, अभी आगे और हैं, 28 तक है ना। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्या कर सकोगे, नंबर प्राप्त कर सकोगे। तो कोरोना काल के अंदर जो एक तो सिलेबस कम हो गया, और दूसरा जो आपके इसके अंदर क्या हो गया, अथवा वाले क्वेश्चन आपके बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गए। यहाँ देखिए आपको जो बड़े वाले क्वेश्चन है, इसमें 3-3 अथवा के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यहाँ देखो, पहला जैसे सल्तनत कालीन प्रशासन का विस्तार से वर्णन करना, ये नहीं आता। छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियाँ बताइए, वो नहीं आता था। मीरदेव चौहान की प्रमुख उपलब्धियाँ बताइए। इन तीनों में से एक करना है। अगला है 27वां, वैश्वीकरण की अवधारणा का विस्तार से वर्णन करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन करना है। अगला, स्वदेशी की अवधारणा का विस्तार से वर्णन करना। इस तीनों में से आपको क्या करना है, एक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राज्यपाल के रूप में आप किन शक्तियों का प्रयोग करोगे, उसका वर्णन करना है। इसके अलावा आगे है मुख्यमंत्री के रूप में आप किन शक्तियों का उपयोग करोगे, वर्णन करना है। अगला है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आप कौन से कार्य करोगे, उसका वर्णन करना। तो ये था आपका जो पेपर। तो इस टाइप से आपके क्या आएंगे, प्रश्न पत्र आएंगे, और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, और परीक्षा के अंदर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नए वीडियो में आपको मैं गणित का पेपर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।